हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मन से ज़िंदगी नहीं चलती। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रात के 8 बज रहे थे। जयदेव जी अपने घर के बाहर थोड़ी ही दूर एक पेड़ के नीचे रखे एक खटिया पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे और साथ में उनके एक हाथ में दारू का गिलास था जिसे वह धीरे धीरे सीप सीप करके पी रहे थे। उनकी आंख पनीली हो रही थी। आज उन्हें उस बात पर अफसोस हो रहा था जो उन्होंने अपने बेटे को कहा था। आज दोपहर में जयदेव जी अपने बड़े बेटे अनमोल को बहुत ज़ोर से डांटे थे। उन्हें अफसोस हो रहा था अपने बेटे को डांटने का, उसे कहने का कि बेटा तुम सपना मत देखो, तुम फोकस करो कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी कैसी काटनी है। तुम्हें इतना पैसा कमाना है कि तुम्हारी ज़िंदगी कटे, तुम्हारी ज़िंदगी के ऐसे आराम को उनको खरीद सको, ज़िंदगी में 4 रोटी खरीद सको। लेकिन सपने को मारना क्या होता है, अपने सपनों के उड़ान को छोड़ना क्या होता है, जयदेव जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनकी आंखें भरी थी। वह शायद कहीं घर के एक कोने में होते या दूर दराज अपने खेत में होते तो शायद आज वो भी अपने दिल का गम चीख चीख कर बहाते, अपनी आंखों से सारू आंसू बहाते। लेकिन नहीं, वह घर के मुखिया थे, सबसे बुजुर्ग थे, और घर का मुखिया एक मर्द को रोने का अधिकार कहाँ होता है। आज दिन के समय उनका बेटा जो कुश्ती करता था, कुश्ती में उसकी जान बसती थी। वह चाहता था कि वह अपने आगे का कैरियर कुश्ती में ही बनाए, लेकिन जयदेव जी ने उसे बहुत ही सीधे साधे सपाट लहजों में कहा था कि कुश्ती शौकिया तौर पर लड़ना तो बहुत अच्छी बात है, शौक पूरा कर लिया करो, लेकिन आगे में तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कुश्ती ही लड़ना है, उसमें कैरियर बनाना है, तो यह इस चीज़ का ख्वाब भी मत रखना कि मैं तुम्हारा पिता तुम्हें उसमें तेरी मदद करेगा। तुम आगे पढ़ाई करो और आगे की नौकरी भी तुम्हें करना है। इस बात का ध्यान रहे, तेरा बाप तेरी बुढ़ारी तक तेरा खर्चा, तेरी पत्नी का खर्चा, तेरे बच्चों का खर्चा लेकर नहीं चलने वाला। कल शादी कर लो, बोलो कि बाप तूने मेरी शादी करवा दी, मेरी औरत मेरी पत्नी बिंदी भी लगाएगी तो उसका पैसा भी तुम्हें ही देना है, तो इस बात का उम्मीद नहीं रखना। कितना कड़ा और कितना गंदे शब्दों में अपने बेटे को डांटा था। जयदेव जी का मन उन शब्दों को याद कर भारी हो गया था। कोई बाप अपने बच्चों के साथ इतना कड़ा और इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकता है। नहीं, वह एक अच्छा बाप नहीं है। जयदेव जी के परिवार में जयदेव जी, उनकी पत्नी, उनकी माँ पिता, उनके 3 बेटे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा अनमोल, जो बड़ा होते समय अपने गांव मोहल्ले में होने वाली कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को देखा करता था। ऐसे कुश्ती पहलवान को देख देख कर वो भी अपने मन में यही आस लेकर बड़ा हुआ कि वह भी आगे का जीवन में अपना कैरियर कुश्ती लड़ने में ही बनाएगा। और जब आज मुंह खोल जयदेव जी के सामने बोला कि वह अपना कैरियर कुश्ती लड़ने में ही बनाएगा, तो जयदेव जी साफ मना कर दिए कि ऐसा सपना सोचना भी नहीं, जो तुम्हारे लिए गुनाह है। तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ नहीं देगा। कुश्ती में क्या रखा है? गांव मोहल्ले में महीना साल में 2-4 बार कुश्ती में तुम शामिल होकर उसे जीत कर हाथ में 1000, 2000, 10,000 का पुरस्कार राशि जीत कर क्या तुम अपना घर चला सकते हो? क्या तुम अपनी पत्नी बच्चों का पाल सकते हो? क्या तुम खुद का अपना पहलवानों का खान पान का बंदोबस्त कर सकते हो? नहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते जो तुम्हारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा भी पूरी कर सके, तो वैसे चीज़ का करियर बनाने का क्या मतलब? जयदेव जी के सामने कभी कोई बच्चे ने मुंह खोलकर बोला नहीं था। आज भी उनके बच्चे ने मुंह नहीं खोला। आज उनका बड़ा बेटा अनमोल भी घर के किसी कोने में बैठा होगा, शायद सबसे छुपकर, सबसे नज़रें चुरा कर वह भी आंसू बहाया होगा। अनमोल की माँ ने अनमोल को कही कि बेटा जा अपने पिताजी को बोल रोटी बन गई है, आएँ और खाएं। अनमोल जो 2 दिन में ही इतनी डांट खा चुका था, उसका मन तो नहीं था अपने पिता के सामने जाने का, लेकिन अपनी माँ को भी कुछ बोला नहीं। थोड़ा सहमे झिझकते, थोड़ी नाराज़गी भरे मन से अपने पिता के सामने गया, जो अपने घर से थोड़ी दूर में एक पेड़ के नीचे लगे खटिया पर बैठकर बीड़ी का कस लगा रहे थे और दारू पी रहे थे। जब अनमोल पास आया तो उसने अपने पिताजी को देखा। देखकर थोड़ी देर के लिए उसके मन में आया कि मुझे मेरे सपना छोड़ने को कहकर आज मेरे पिता कितने आराम से बैठकर दारू के कस लगा रहे हैं, बीड़ी का धुआं फूंक रहे हैं। काश उन्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। लेकिन कुछ न बोलते हुए अनमोल धीरे से कहा, पिताजी माँ बुला रही है, रोटी बन गई है, चलो चलो खा लो।
जयदेव जी ने उसे अपने हाथ के इशारे से पास आने को कहे या बोले बैठ जा। थोड़ी देर जयदेव जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर कहे बेटा, मैं तेरे दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि अपने सपने को छोड़ना क्या होता है, अपने पंखों को काटना क्या होता है। हमेशा आसमान की ओर नज़र उठाकर उड़ने की चाहत रखने वाले इंसान को अगर कहे कि ज़मीन में रेंगना है तो उसको महसूस करना क्या होता है। जब मैं तुम्हारी तरह नौजवान था तो मैं भी चाहता था कि अपने सपने को जीऊँ, जो मेरा मन चाहता है मैं उसे करूं। मैं भी तेरी तरह ही पहलवान बनना चाहता था, कुश्ती लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी तरह ही मेरे पिता ने भी मुझे यही समझाया था कि कुश्ती लड़ना शौक हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए छत, रोटी और कपड़े खरीद कर नहीं दे सकता। इस चीज़ का सपना भूल जा, पैसे कमा, घर के चक्की चला, घर के परिवार को 2 रोटी अगर तू इंतजाम करके नहीं दे सकता तो लानत है तेरी मर्दानगी पर। और मैंने अपना सपना छोड़ दिया। बेटा, अगर तू चाहता है कि तेरे सपने पूरे हों और तू अपना पूरा जीवन सपना जीते हुए जिए तो पता है तुझे क्या करना होगा। अनमोल की आंखों में चमक आई। जो इंसान उसे अपने सपने को कुचलने को बोल रहा था वह आज उसे अपने सपने को जीने का तरीका सिखा रहा था। उसने बड़ा बड़ा झटकते हुए कहा, कहिए ना पिताजी, अपने सपने को जीने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उसे करूँगा, अगर आपका साथ हो तो, आपका आशीर्वाद हो तो। जयदेव जी ने कहा कि बेटा, अगर तू अपनी शौक़ को जीना चाहता है तो उस चिंता को तुमको ख़त्म करना होगा जो चिंता तुम्हारी सपनों को जकड़ के रखे। मैं तुम्हें कहा था कि तुम्हें कमाने का, तुम्हारे परिवार को पालने का जिम्मा तुम्हारा है। तुम्हें वह पैसे कमाने का तरीका तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा आए कि तुम उस पैसे से पैसे कमाने की चिंता से मुक्त हो जाओ और अपने शौक़ को पूरा करने का सपना को जी पाओ। अनमोल को बात समझ में आ गई थी कि उसका पिता उससे क्या कहना चाहते थे। जयदेव जी के दादा परदादा के ज़माने से उनके पास भगवान की कृपा से ढेरों ज़मीन थी। जयदेव जी ने भी अपने ज़माने में अपने सपने को मारकर खेती ही करना शुरू किए थे, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि दादा पुरखों के द्वारा मिले गए ज़मीन को, उनकी दौलत विरासत को कोई ऐसे ही उजड़ा ना छोड़ दे। उस दौलत, उस ज़मीन को अपने बच्चों की तरह पाले। नतीजा, जयदेव जी भी खेती करने वाले किसान ही बने। लेकिन जयदेव जी द्वारा दिखाए गए रास्ते को अनमोल ने अलग तरीके से लिया। कुछ दिनों तक वह घर में बहुत कम समय रहता, बाहर में खूब भटकता रहा। घर के लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। घर के लोग समझ रहे थे कि शायद अनमोल अपने पिता की बातों से नाराज होकर घर में कम रहता है, लेकिन अनमोल अपने सपनों को पूरा करने के लिए तरीका ढूंढ रहा था। उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता किया, मशरूम की खेती के बारे में पता किया, ऐसे फसलों के बारे में पता किया जो कम लागत ले अच्छा फसल दे, जिसमें नुकसान कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। उसने विज्ञान का सहारा लिया, साइंटिफिक तरीके से खेती करने का तरीका सीखा। उसने अपने पिता को बोला कि आप मुझे ज़मीन का एक भाग दीजिए, मुझे अपने तरीके से खेती करने दीजिए। जयदेव जी से सोचे, चलो यह भी सही। उन्हें अनमोल पर विश्वास था। अनमोल ने ज़मीन के कुछ हिस्सों को लेकर अपने तरीके से एक हिस्से में मशरूम की खेती की और एक हिस्से में पॉली फार्मिंग के भी एक हिस्से में ब्रोकली, कैप्सिकम और एक्जोटिक सब्जियां और दूसरे हिस्से में उन चुनिंदा फूलों की खेती की जिनका निर्यात काफ़ी ऊंचे दाम में किया जाता था। पॉली फार्मिंग ऐसा टेक्निक जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल कर ऐसा फसल बोए जिससे मुनाफा ज़्यादा हासिल हो और जो मार्केट में ज़्यादा अच्छे दामों में बिकता हो। नतीजा, फसल बहुत अच्छी हुई, मुनाफा बहुत अच्छा हुआ। अनमोल ने अपने पिता के सामने साबित कर दिया कि उसने वही अपने घर की ज़मीन को ही बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके विज्ञान का सहारा लेकर न सिर्फ कमाई बढ़ाई बल्कि कमाई का एक स्रोत भी बनाया। इस तरह से उसने अपने पिता के दिखाए रास्तों को अपनाया और साथ में अपना कुश्ती में पहलवान बनने का सपना पूरा करने के लिए खुद पर ध्यान देने लगा। कुछ समय में ही, कुछ वर्षों के बाद, अनमोल अपने राज का एक जाना पहचाना नाम था। पहलवान के तौर पर उसका पहलवान में नाम इज्जत से और गुरूर से लिया जाता था। उसने न खुद को साबित किया, उसने सपनों को पूरा किया, बल्कि उसने अपने पिता के सामने भी खुद को साबित किया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।